भारतीय इतिहास कोई आम कहानी नहीं है। ये तो समय की एक अंतहीन नदी है जो सैकड़ों हजारों सालों से लगातार बहती आ रही है। इस विश्लेषण में इसी विशाल इतिहास के कुछ बेहद अहम पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। एक बहुत ही आम धारणा है ना कि हमारा इतिहास शायद कुछ हजार साल या चलिए 1 लाख साल पुराना होगा, लेकिन अगर हम तथ्यों और सबूतों की गहराई में जाएं तो असलियत कुछ और ही कहानी बयां करती है। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। पूरे 5 लाख। नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस यानी नर्मदा ह्यूमन के जीवाश्म की खोज ने हमारी टाइमलाइन को सीधा 5 लाख साल पीछे धकेल दिया है। मतलब हमारा इतिहास सिर्फ प्राचीन नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के बिल्कुल शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है। इस विशाल सफर को आसानी से समझने के लिए इसे मुख्य रूप से 6 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक जड़ों से शुरुआत करके वैदिक युग, महान साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत, मुगलों और मराठों के दौर से होते हुए अंत में ब्रिटिश राज और आज़ादी तक। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, हमारी प्रागैतिहासिक जड़ों से। उपमहाद्वीप पर मानव बस्ती को समझने के लिए इतिहासकारों ने पूरे अतीत को बड़ी ही बारीकी से 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, जहां पुरातात्विक सबूत और लिपियां तो हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जहां हमारे पास पढ़े जा सकने वाले ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद हैं। पाषाण युग में हुए बदलावों को देखना वाकई दिलचस्प है। 5 लाख साल पहले के नर्मदा ह्यूमन से लेकर 2 लाख साल पहले रेवात में मिले पत्थर के औजारों तक, और फिर करीब 1 लाख साल पहले मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में होमो सेपियंस की बनाई गई शानदार पेंटिंग्स। विकास की एक पूरी रूपरेखा यहां साफ नजर आती है। अब बढ़ते हैं सभ्यता के अगले पड़ाव की तरफ, यानी पहला शहर और वैदिक युग। जैसे ही मेहरगढ़ जैसी जगहों पर खेती शुरू हुई, हम कांस्य युग में आ गए। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ 1900 ईसा पूर्व के आसपास चरम पर पहुंची हड़प्पा सभ्यता थी, बिल्कुल पक्के और उन्नत शहरी केंद्र। दूसरी तरफ उसके बाद की प्रारंभिक आर्य सभ्यता थी, जो घुमंतु थी और मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थी। खैर, स्रोतों की माने तो आर्यों की उत्पत्ति आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा है। फिर लौह युग के आते आते यानी 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच राजनीति और विचार और भी गहरे होने लगे। चारों वेदों की रचना से लेकर 16 शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना गया। और यहीं से नींव पड़ती है महान साम्राज्यों के युग की। बाहरी हमलों ने भारत को कैसे एकजुट किया, ये देखना कमाल का है। 320 ईसा पूर्व के दशक में जब मैसिडोनिया के सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर दस्तक दी, तो ग्रीक स्रोतों के मुताबिक पोरस जैसे राजाओं की टक्कर देखकर उसे लौटना पड़ा। लेकिन इस एक घटना ने नंद वंश के अधीन मगध को तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो जैसे असाधारण राजवंशों का एक सिलसिला सा चल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का नंदों को हराकर विशाल साम्राज्य खड़ा करना, फिर महान अशोक का विस्तार, कुषाण राजा कनिष्क के सोने के सिक्के, और समुद्रगुप्त के दौर में गुप्त साम्राज्य का वो मशहूर स्वर्ण युग। 7वीं सदी में हर्षवर्धन का उत्तर भारत पर राज। और हाँ, सिर्फ उत्तर ही नहीं, उसी समय दक्षिण में चोल और चालुक्य जैसे राजवंश भी अपनी पूरी शान से फल फूल रहे थे। इसके बाद सत्ता का केंद्र एक बार फिर बदला। दौर आया आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत का। 8वीं सदी के बाद अरब, तुर्क और मध्य एशियाई लोगों के आने से यहाँ का भू राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। 1192 में मोहम्मद गौरी की जीत के बाद दिल्ली सल्तनत पर एक के बाद एक 5 राजवंशों गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी का राज रहा। उत्तर भारत में इस्लामिक शासन की ये जड़ें 1526 में बाबर के आने तक मजबूती से जमी रहीं। पर मजेदार बात यह है कि जब उत्तर में ये उथल-पुथल मची थी, दक्षिण भारत में कुछ और ही चल रहा था। तुगलक काल में ही हरिहर और बुक्का ने शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर कृष्णदेव राय के समय में अपनी सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से की, मुगलों और मराठों के उदय की। लोधी वंश के खात्मे के बाद मध्य एशिया से आए एक नए वंश ने उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। बाबर से शुरुआत हुई, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर का विस्तार, जहांगीर, शाहजहां और अंत में औरंगजेब का शासन।
इन शासकों ने करीब 300 सालों तक एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। स्रोतों के मुताबिक इस दौरान सत्ता की नीतियों में भी भारी बदलाव देखने को मिले। एक तरफ अकबर थे, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और जजिया कर हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब थे, जिन्हें काफी सख्त और कट्टर शासक माना गया, जिन्होंने 1659 में जजिया कर फिर से थोप दिया। और इसी सख्त रवैये के बीच दक्खन में मराठा साम्राज्य एक बेहद मजबूत प्रतिरोध बनकर उभरा। और अब इस सफर का आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव, ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम। मुगलों के साथ महज व्यापार करने आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक पूरे देश की मालिक बन बैठी, ये वाकया रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिर हुआ 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह। इसे दबाने के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई, जिसके बाद शुरू हुआ एक लंबा, थका देने वाला संघर्ष जो 1947 में जाकर खत्म हुआ। यह आज़ादी किसी एक तरीके से नहीं मिली थी, ये कई अलग अलग विचारधाराओं और रास्तों का संगम था। महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन, भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे युवाओं का क्रांतिकारी सशस्त्र प्रतिरोध और सुभाष चंद्र बोस के दमदार सैन्य अभियान, इन सब का एक ही साझा लक्ष्य था। 15 अगस्त 1947 का वो दिन एक दोहरी सच्चाई लेकर आया। एक तरफ तो सदियों की गुलामी से मिली मुक्ति की बेइंतहा खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती धार्मिक कट्टरता के कारण हुए देश के विभाजन का वो गहरा दर्द भी था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस पूरे विशाल इतिहास को देखने के बाद स्रोत में मौजूद पंडित नेहरू की कही गई बात एकदम सटीक लगती है कि भारतीय इतिहास खुद की खोज करने की एक निरंतर प्रक्रिया है, जो समय के साथ लगातार आगे बढ़ती रहती है। इस सब पर विचार करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है, समय की इस अंतहीन नदी में अगले 5 लाख सालों का सफर आखिर कैसा होगा?